Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स चैप्टर 7 हमारा कंटिन्यू था और लास्ट लेक्चर में हमने इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन और इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया। अब आज के लेक्चर में हमने ये सीखना है कि इंथाल्पी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर द इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन। measurement of enthalpy of a reaction. डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होंगे या एंडोथर्मिक होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात, और बार बार इस चैप्टर में हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा कि रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होंगे, अगर हीट इवॉल्व होगी तो रिएक्शंस कौन सी होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे, और अगर हीट अब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगे। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या एंडोथर्मिक रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना बड़ा ही इजी है। आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? अगर आप डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मेजर कर लें तो ऑब्जर्व इजीली कैसे, बाय नोइंग डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। अगर आप किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट में और लास्ट में अगर आप क्या करें, टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करें तो आप बड़ा इजीली जान सकते हैं, आप बड़ा इजीली जो है वो देख सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है और कितनी हीट इवॉल्व हुई या अब्जॉर्ब हुई। स्टूडेंट्स, हमारा मेन टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अगर हमने इंथाल्पी कैलकुलेट करनी है तो इंथाल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलोरीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने जस्ट टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट किया, तो इंथाल्पी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू कैलकुलेट इंथाल्पी हम यूज़ करेंगे क्या जी, कैलोरीमीटर। हम कैलोरीमीटर का यूज़ करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें कैलोरीमीटर का पता होना चाहिए कि कैलोरीमीटर होता क्या है, उसके बाद हम फर्दर आगे बात कर पाएंगे। तो हर वो चीज़ जिसके लास्ट में मीटर लिखा हो, इट मीन्स ये कोई ना कोई मेजरिंग डिवाइस है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में बाहर बिजली के मीटर लगे होते हैं, तो वो मेजर करते हैं कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो कंज्यूम की। इसी तरह गैस के मीटर्स होते हैं। आप बाइक पे जा रहे हैं, बाइक पे आपको मीटर बता रहा है कि आपकी स्पीड क्या है, इट मीन्स दैट इज़ अ स्पीड मेजरिंग डिवाइस। तो इसी तरह कैलोरीमीटर, कैलोरी हम कहते हैं एनर्जी को, एंड हीट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब कैलोरीमीटर क्या है, वो कहते हैं जी कि इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, यूज टू मेजर या कैलकुलेट हीट इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन में कितनी हीट इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व का मतलब कि हीट इवॉल्व भी हो सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो उसे मेजर करने के लिए मोस्टली हम कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, कैलोरीमीटर दो तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
कैलोरीमीटर हम दो कंडीशंस पे डिस्कस करेंगे। मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनते जाइएगा, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी सारी। कैलोरीमीटर को हम दो कंडीशंस पे डिस्कस करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, हम जो प्रेशर है उसे कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि चेंज इन प्रेशर ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। और एक बार हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू ज़ीरो। जब हम चेंज इन प्रेशर को ज़ीरो कर देंगे तो ये कंडीशंस में जब हम कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे तो मोस्टली ये कंडीशन अप्लाई होती हैं इन ग्लास कैलोरीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्लास कैलोरीमीटर। और अगर हम बॉम कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम वॉल्यूम में चेंज को क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो कब होगा, बॉम कैलोरीमीटर को स्टडी करते हुए। तो इसका मतलब दो तरह की एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलोरीमीटर की। एक बार ग्लास कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे और एक बार बॉम कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे। ग्लास कैलोरीमीटर में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम किस तरह के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। मतलब यहाँ पे हम क्या मेजर करने जा रहे हैं, हम मेजर करेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जबकि बॉम कैलोरीमीटर में हम मेजर करेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस कैलोरीमीटर में हम मेजर करेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ग्लास कैलोरीमीटर से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। ग्लास कैलोरीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे ताकि हमारे लिए डायग्राम को देखते हुए टॉपिक समझना आसान हो जाए। आपके पास एक बीकर है जिसे हमने क्या कर दिया, इसकी इंसुलेशन कर दी। किसके साथ, कॉटन वूल के साथ। मैंने एक और बड़ा बीकर लिया और इस बड़े बीकर में मैंने क्या किया, मैंने कॉटन वूल प्लेस कर दी। और यहाँ पे जो कॉटन वूल है वो एज इंसुलेटर एक्ट करेगी। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको कॉटन वूल इस तरह डायग्राम में दिखाई होगी। तो ये कॉटन वूल क्या करेगी, इंसुलेशन का काम करेगी, यानी कि जो बीकर में टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बाहर एटमॉस्फेयर तक कंडक्ट होने नहीं देगी। तो इसका मतलब मैंने इस बीकर को क्या किया, इंसुलेट कर दिया। ठीक है। इस बीकर में चूंकि मैंने बात की अभी कि ग्लास कैलोरीमीटर में हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो था वो मेजर करेंगे, तो इट मीन्स कि इस बीकर में हम अपने रिएक्टेंट यानी कि एसिड और बेस को जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे जी, रिएक्टेंट्स होंगे। तो मैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख देता हूँ, या रिएक्शन होगा, मैं रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस बीकर की लिड को क्लोज कर देंगे। लिड बेटे कैप को कहते हैं बीकर की, आपने इसे क्लोज कर दिया। और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक थर्मामीटर प्लेस कर देना है। थर्मामीटर किस लिए, ताकि जो हीट चेंजेस आ रहे हैं उन्हें मेजर किया जा सके। इसके अलावा आपने यहाँ पे एक स्टिरर प्लेस कर देनी है। स्टिरर किस लिए, ताकि रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाए बाय स्टिरिंग द मिक्सचर। ठीक है। और इस तरह आपने इस थर्मामीटर पे आपने क्या कर लेना है, जो टेम्परेचर चेंजेस हैं उन्हें कैलकुलेट कर लेना है। मैं डायग्राम को लेबल कर देता हूँ। ये हमारे पास बेटे थर्मामीटर है
थर्मोमीटर। इसी तरह ये स्टिरर है, यहाँ पर हमारे पास एसिड और बेस मौजूद है, ये कॉटन वूल है, और इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, बीकर है जिसमें ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो स्टूडेंट्स हम अपना जो टॉपिक है अब इसे स्टार्ट करते हैं, डायग्राम देखते जाएंगे और डायग्राम देखते हुए हम अपनी जो डिस्कशन है उसे भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक अपना। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे जी ग्लास कैलोरीमीटर की। तो मैं हेडिंग दूंगा जी कंस्ट्रक्शन की। आपने बताना है कि एक इंसुलेटेड बीकर है। अगर आप देखें तो ये इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड कैसे इंसुलेशन की, विद द हेल्प ऑफ कॉटन वूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कंटेनर लिख लें, बीकर लिख लें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कंटेनर, और आपने क्या किया, इसकी इंसुलेशन की है, इंसुलेटेड है। मैं यहाँ पे इंसुलेटेड कंटेनर लिख दिया। इंसुलेटेड विद किसके साथ, कॉटन वूल के साथ। और इस कंटेनर के साथ क्या क्या अटैच है, थर्मामीटर भी है और स्टिरर भी है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अटैच्ड विद थर्मोमीटर एंड स्टिरर, कि इस कंटेनर के साथ थर्मोमीटर भी अटैच है और स्टिरर भी अटैच है। अब वर्किंग इसकी किस तरह होगी, नेक्स्ट आप वर्किंग लिखेंगे इसकी। वर्किंग में हम बताएंगे कि नॉन स्टीशियोमीट्रिक amount of reactant and products, of reactants placed in container। आपने क्या किया, एक नॉन अमाउंट रिएक्टेंट्स की प्लेस्ड इन कंटेनर, आपने कंटेनर में प्लेस कर दी, और आपने बिफोर रिएक्शन टेम्परेचर भी मेजर कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड नोट द टेम्परेचर बिफोर रिएक्शन। आपने रिएक्शन होने से पहले क्या किया, टेम्परेचर को नोट कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा नॉन स्टीशियोमीट्रिक अमाउंट। स्टीशियोमीट्रिक अमाउंट मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल HCl है, तो आप उनके एक मोल ही लेंगे और उनके एक मोल का मैस आपने नोट कर लेना है। तो इस तरह मैस अगर आपको पता है तो नॉन वेट है आपके पास, और अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि स्टीशियोमीट्रिक अमाउंट्स हैं रिएक्टेंट्स की, आपने प्लेस कर दिया इस कंटेनर में, और कंटेनर में प्लेस करने के बाद आपने टेम्परेचर भी नोट कर लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने मिक्सचर को स्टिर करना है। लेट्स से मैंने दोनों रिएक्टेंट्स प्लेस कर दिए यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, मिक्सचर को स्टिर करना स्टार्ट कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्टिर द मिक्सचर टू प्रोसीड रिएक्शन, ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो, एंड कीप द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने स्टिर करना शुरू कर दिया मिक्सचर को। 2 फायदे होंगे, रिएक्शन भी होगा और साथ ही साथ ड्यूरिंग रिएक्शन अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो हीट इवॉल्व होने से टेम्परेचर बढ़ेगा मिक्सचर का,
तो ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर सिर्फ एक तरफ मिक्सर का ज़्यादा बढ़ रहा है एक तरफ कम है, हर तरफ टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाएगा मिक्सर का। तो इट मीन्स कि आपने मिक्सर का टेम्परेचर भी क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। लेट्स सपोज टेम्परेचर चेंजेस आने शुरू हो गए, रिएक्शन जो था वो कंप्लीट होना शुरू हो गया। आपने देखा कि टेम्परेचर चेंजेस आते आते एक पॉइंट आया जहाँ पे थर्मामीटर में टेम्परेचर चेंज आना रुक गया। आपने नोट किया कि रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने टेम्परेचर नोट कर लेना है आफ्टर द रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये T1 था बिफोर रिएक्शन, नोट टेम्परेचर T2 आफ्टर रिएक्शन। अब आपने रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद टेम्परेचर T2 भी नोट कर लेना है। अब स्टूडेंट्स T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, अगर आपके पास दोनों टेम्परेचर्स मौजूद हैं तो डेल T आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाई T2 माइनस T1 बिफोर एंड आफ्टर जो था ये टेम्परेचर था। मैस भी हमें पता है, ठीक है, और इस तरह हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। डेल T जब हमें कैलकुलेट हो जाएगा, मैस रिएक्टेंट्स का हमें ऑलरेडी जो है वो हम जानते हैं, तो इस तरह कितनी हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब हुई ड्यूरिंग रिएक्शन वो हम बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम यहाँ पे फार्मूला भी लिखेंगे और साथ ही साथ अपना इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने बताना है कि नाउ चेंज इन हीट या हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब्ड, हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। किस फार्मूला से जी? Q इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल T। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे Q क्या है? Q इज द अमाउंट ऑफ हीट जो कि इवॉल्व हुई या अब्जॉर्ब हुई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हीट है जो कि इवॉल्व हुई या अब्जॉर्ब हुई, ठीक है। इसी तरह M क्या है? M इज द मैस ऑफ रिएक्टेंट। मैंने शुरू में लिखा था कि नॉन अमाउंट ऑफ मैस ऑफ रिएक्टेंट आपने यूज़ किया, तो इट मीन्स कि ये मैस ऑफ रिएक्टेंट है और ये हमें पता है। मैस ऑफ रिएक्टेंट्स या मैस ऑफ सिस्टम भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट्स ने मिलके ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो आप इसे मैस ऑफ सिस्टम भी लिख सकते हैं। S क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और यहाँ पे डेल T क्या है? डेल T इज चेंज इन टेम्परेचर, तो ये T2 माइनस T1 है बिफोर टेम्परेचर माइनस आफ्टर द रिएक्शन टेम्परेचर माइनस बिफोर द रिएक्शन जो टेम्परेचर था। अब ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का नहीं पता। डियर स्टूडेंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास वाटर है और कितना वाटर है जी? 1 kg वाटर। अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम लेट्स सपोज वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने क्या करना है, हमने वाटर का टेम्परेचर रेज करना है और रेज करके कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है? 25 से 26 डिग्री तक लेके जाना है। इट मीन्स 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर हमने रेज करना है, वाटर का इंक्रीज़ करना है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। तो ओबियसली हम वाटर को हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो इट मीन्स कि इस फ्लेम से हीट एंटर होगी
वाटर में, ठीक है। जब हीट एंटर होगी तो वाटर का टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाएगा, और वाटर का टेम्परेचर जब रेज होके 26 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी हीट वाटर को दी गई, जितनी एनर्जी वाटर को दी गई, ये अमाउंट ऑफ हीट ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, 4.2 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स, इस वाटर के इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को बहुत सारे इंजन्स में एज कूलेंट भी यूज़ किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो अगर गाड़ी हीट कर जाए तो हम रेडिएटर में वाटर जो है वो ऐड कर देते हैं। वाटर इंजन के अराउंड जो है वो सर्कुलेट करता है, और इंजन में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि इंजन हीट हुआ तो वाटर क्या करेगा, उस इंजन से हीट को खुद अब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि वाटर को अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा जो इंजन में हीट एनर्जी होती है वाटर उससे खुद इस्तेमाल करता है अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और जब इंजन से हीट एनर्जी ले ली वाटर ने तो इंजन जो है वो कूल रहेगा। तो इस तरह वाटर जो है वो एज कूलेंट भी इस्तेमाल होता है इंजन में। इसके अलावा वाटर की हीट एनर्जी का अगर आप कंपैरिजन करें स्पेसिफिक हीट का, तो बाकी मेटल्स से या क्ले से, फिज़िक्स में आपने पढ़ा भी हुआ है कि मिट्टी के मुकाबले में जो पानी है इसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4 गुना जो है वो ज़्यादा है। तो आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपना टॉपिक अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ अगर हमें पता हैं तो हम बड़ा इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या जी, अमाउंट ऑफ हीट जो कि इवॉल्व हुई या अब्जॉर्ब हुई। स्टूडेंट्स, ये जो मैस और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का जो प्रोडक्ट है, इसे आप हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्पेसिफिक हीट of water is also called heat capacity of system। और इस सिस्टम में जो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो ये बेटे हमारे पास एप्लीकेशन थी ग्लास कैलोरीमीटर की, किस पर्पज़ के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। तो नेक्स्ट बेटे एक एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल को देखेंगे और इस एग्जांपल को यूज़ करते हुए हम इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। आपने इस एग्जांपल की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उन्होंने यहाँ पे कहा कि 0.5 मोलर सोल्यूशन है आपके पास NaOH का, 100 cm³ उसका वॉल्यूम है, और इतना ही मोलर और इतने ही वॉल्यूम का सोल्यूशन है हमारे पास HCl का। अब इनका रिएक्शन करवाते हैं तो टेम्परेचर 25 से 28.5 डिग्री तक रेज हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर रेज हो गया, आपने क्या करना है, आपने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या कितनी हीट अब्जॉर्ब या इवॉल्व हुई इतने टेम्परेचर चेंज आने से, ये आपने कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो मैस आपको मालूम करना है। तो इसके लिए छोटी सी बात आप याद रखिएगा कि 1 cm³ जो है वो 1 ग्राम के इक्वल होगा, तो 100 cm³ जो है वो 100 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल जो मिक्सचर का मैस है 100 cm³ HCl था, 100 cm³ ही जो था वो NaOH था, तो 200 cm³। तो इसका मतलब टोटल जो मिक्सचर का मैस है वो 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी आपको पता है। तो अब आपने करना क्या है, आपने जो था वो Q कैलकुलेट करना है। तो आपने इक्वेशन को जो है वो अरेंज करके Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये एग्जांपल आपने खुद से सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने सीखा कि मेजरमेंट ऑफ इंथाल्पी, और उसमें हमने ग्लास कैलोरीमीटर की एग्जांपल को डिस्कस किया। हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को बड़ा डीपली डिस्कस किया, हमने इसकी वर्किंग को, इसके जो डायग्राम है उसे भी डिस्कस किया, और साथ ही साथ इक्वेशन जो थी फाइनल उसे भी डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं। इंशाल्लाह कॉलेजेस जो हैं वो जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। आप
डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट करेंगे अपने टीचर्स के साथ, और जो जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो आपने साथ ही साथ अपने टीचर से डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। तो उस सारी चीज़ों के लिए मेजर चीज़ यही है कि आप अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएं। जो भी जिस लेक्चर में आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी वजह से नहीं पूछ सके या आपने पूछा और किसी वजह से मैं आंसर नहीं कर सका, सम टाइम जो है वो सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम आपको रिप्लाई नहीं कर सके तो आप अपने रेलिवेंट टॉपिक्स पे अपने क्वेश्चन ज़रूर मार्क करके रखिए। जैसे ही आप अपनी फ़िज़िकल क्लासेस में वापस आएँ, आप अपने टीचर्स से उन क्वेश्चंस के बारे में पूछें और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर मोर आपको टाइम भी बताया गया है, आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रेलिवेंट टीचर्स के नंबर और उनका टाइम दे दिया गया है, आप उनसे कांटेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम्स पूछें। हमें कॉल्स आती हैं और हम साथ साथ उनको रिप्लाई भी करते हैं। तो लास्ट में बेटे यही बात कि आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसके साथ ही साथ आपने यूनिक नोट्स ज़रूर देखने हैं। इंपॉर्टेंट MCQs हैं इनमें, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, उनके बारे में भी बड़ा हाईली आपको इन्फॉर्म किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।